हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमरीश। स्वागत है आपका ऑल इन वन स्टडी चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। बेसिकली इसमें हमें लंग्स के बारे में पढ़ना होता है और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि नोज, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ये सब के फंक्शन, पार्ट्स, स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ना होता है। तो हम इस वीडियो में आपको डायग्राम की मदद से ये सारा चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। जो भी है सब में डायग्राम अटैच है, तो डायग्राम से आप इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में, और एक और टॉपिक होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट हेल्प अस टू ब्रीथ। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन बोले तो कि उसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारे नोज हो गए, नेजल कैविटी हो गया, ट्रैकिया हो गया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लंग्स, ये सब क्या है, एक आपस में मिलकर ना ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनाते हैं। और ये हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि हमें सांस लेने में और सांस छोड़ने में हेल्प करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है कि एक टर्म आता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग बोले या रेस्पिरेशन बोले, दोनों का मतलब सेम है। तो ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जो हम ऑक्सीजन को हम अपने बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, मतलब हम सांस के थ्रू लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं सांस के थ्रू, तो उसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। यानी कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। इनहेल मतलब होता है कि सांस लेना, और एक्सहेल का मतलब होता है कि सांस छोड़ना। तो सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में लंग्स में ऑक्सीजन इंटर होता है, और सांस छोड़ते हैं तो लंग से जो वेस्ट गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिमूव हो जाता है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ और टर्म। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं हमारे, उनको डिवाइड किया है गया है अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। यानी कि जो लैरिंग्स यानी कि गले के ऊपर का जो भी पार्ट आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो हो जाएगा अपर पार्ट, और गले के नीचे का जो भी पार्ट होंगे वो हो जाएंगे लोअर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये नोज है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है और लैरिंग्स है, और ये जितना भी ये पिंक वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल सकते हैं। और ये जो ट्रैकिया और ये दो लंग्स और एल्वियोलाई, ब्रोंकियल्स वगैरह देख रहे हैं, ये आता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे अपर पार्ट और लोअर पार्ट। द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर। अभी मैं आपको आगे बताया था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है, मतलब कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। तो वो ऑर्गन कौन कौन होता है? जैसे कि हमारे सबसे पहले हमारे नोज होते हैं, फिर नोज के अंदर नेजल कैविटी होता है, नोज के अंदर जो स्पेस होता है उसी को नेजल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद गले में फेरिंग्स और लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स होते हैं, लंग्स होते हैं, और एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई बेसिकली लंग्स में ही होते हैं। और यदि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पूछा जाए या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में पूछा जाए, तो वो आप इसी को लिख सकते हैं सीरियली एरो दे दे के, क्योंकि जो एक पैसेज होता है ना एयर को आने और जाने का, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये ही लिखिएगा, नोज से लेके एल्वियोलाई तक ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ मैं आपको डायग्राम में बता दे रहा हूँ पूरा ट्रैक्ट के बारे में। ये सबसे पहले एक हमारा नोज होता है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। नोज के बाद नेजल कैविटी होता है, फिर नेजल कैविटी के बाद यहाँ पे गले के ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है कि फेरिंग्स होता है, और एक यहाँ पे लैरिंग्स होता है। उसके बाद आ जाता है क्या चीज़? ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर बेसिकली एपिग्लोटिस वगैरह होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रैकिया हुआ। ट्रैकिया के बाद दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। तो ये है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डायग्राम। इन सब के बारे में अब हम एक एक करके देखेंगे आगे। तो चलिए समझते हैं सबको एक एक करके। सबसे पहले नोज के बारे में देखते हैं। नोज में क्या होता है कि जो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये पैसेज है ना, एक पहले पार्ट ये आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ से ऑक्सीजन इंटर करता है या फिर एयर इंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स में जाता है नेजल कैविटी होते हुए। और नोज में एक और बात होता है कि जो भी मतलब कि डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्लीन हो जाता है नोज के हेयर की वजह से, जैसे कि वो ट्रैप हो जाता है उसी में, और हमारे लंग्स तक क्लीन एयर पहुंचता है। और नेजल कैविटी में क्या होता है
कि नेजल कैविटी तो पहला कि वो डिवाइड होता है, जो ये बीच वाला जो एक बोनी स्ट्रक्चर होता है हमारे नोज पे, इसको क्या बोलते हैं हम, सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम से डिवाइड होता है, एक लेफ्ट में और राइट में, वो नेजल कैविटी में। और नेजल कैविटी का एक मेन फंक्शन ये है कि जो एयर हम लेते हैं उसको ना ये थोड़ा सा वार्मिंग और मॉइस्चरिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम ड्राई एयर डायरेक्ट लंग्स में नहीं ले सकते हैं, नहीं तो लंग्स क्या है कि ड्राई हो जाएगा, वो सूखा सूखा जैसा हो जाएगा। इसलिए हमारे नोज में ही उसमें थोड़ी सी नमी आ जाता है, मतलब कि गीलापन टाइप का हो जाता है थोड़ा सा, एयर मतलब सूखा नहीं होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं फेरिंग्स के बारे में। नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिंग्स, जिसको हम थ्रोट बोलते हैं। ये हमारे थ्रोट में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे, ये फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और इसका मेन काम होता है कि ये बेसिकली एक एयर को आने और जाने का पैसेज होता है। उसके बाद आता है लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। जो ट्रैकिया का टॉप पार्ट होता है ना, यहाँ पे ये ट्रैकिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये ट्रैकिया का टॉप पार्ट होता है। तो यहाँ पे लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम होता है कि वॉइस का प्रोडक्शन भी ये करता है और एयर का आने जाने का पैसेज भी होता है। जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो ये इसमें होता है वोकल कॉर्ड। वो वोकल कॉर्ड क्या करता है कि वाइब्रेट करता है, और उसके वजह से हम अपने साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं और हम बोल पाते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है ट्रैकिया, जो इसको हम विंड पाइप बोलते हैं। ये भी एक पैसेज ही है एयर के आने और जाने का, लेकिन इसके कुछ खासियत है। पहले हम इसका डायग्राम आपको दिखा दे रहे हैं, फिर आप इजीली समझ पाएंगे। तो ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद ये जो राइट लंग और लेफ्ट लंग की ओर जो ट्यूब जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। एक राइट लंग के पास जाएगा और एक लेफ्ट लंग के पास जाएगा। ट्रैकिया लाई जस्ट बिलो द लैरिंग्स। जो ट्रैकिया होते हैं वो जस्ट नीचे होते हैं लैरिंग्स के, और वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड। जो ट्रैकिया होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 2 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, जो हम अभी आपको डायग्राम में बताए थे कि एक राइट लंग की ओर वो डिवाइड होगा और एक लेफ्ट लंग्स की ओर डिवाइड होगा। और जो राइट ब्रोंकस होता है ना, जो ट्यूब जो राइट वाला होता है, वो क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर वो शॉर्टर होता है और वर्टिकल होता है लेफ्ट ब्रोंकस के तुलना में, जिससे कि राइट लंग में कुछ जाने की चांसेस, फूड पार्टिकल्स या कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस जाने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट भी है और वर्टिकल भी है इसकी वजह से। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू पूछा जाता है ट्रैकिया से रिलेटेड, वो क्या है कि कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो इपिथेलियम पाए जाते हैं ट्रैकिया में, वो कौन सा इपिथेलियम पाए जाते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो आप याद कर लीजिए, उसमें सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार इपिथेलियम पाए जाते हैं। उसके बाद आता है इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इपीग्लोटिस कवर्स द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया एंड प्रिवेंट एंट्रिंग ऑफ फूड इनटू द लंग्स। जो ट्रैकिया होते हैं उसको ये इपीग्लोटिस कवर कर लेता है, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स है या कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाए, लंग्स के पास नहीं जाए और लंग इफेक्ट ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट रोल था इपीग्लोटिस का, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें सबका, जिसका जिसका आपको इंपॉर्टेंट लगे। उसके बाद सबसे जो मेन ऑर्गन आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो होता है लंग्स। लंग्स को हम प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोल सकते हैं। हम आप ये डिस्कस करेंगे, लंग्स के बारे में देखते हैं पहले। लंग्स आर द मेन एंड इसेंशियल ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सबसे मेन ऑर्गन है, इसेंशियल ऑर्गन है, और ये प्राइमरी ऑर्गन होते हैं। द लंग्स इज लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी एंड सेपरेटेड बाय मीडियस्टिनम। जो लंग्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चेस्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। और यहीं पे होता है ये हमारा ट्रैकिया, और यहाँ पे होता है मीडियस्टिनम। वो उससे ये डिवाइड हो जाता है, राइट लंग और लेफ्ट लंग्स दोनों। लंग इज लोकेटेड इन thoracic cavity and separated by mediastinum। अभी आपको बताया राइट लंग हैज 3 lobes एंड लेफ्ट लंग हैज 2 lobes। जो राइट लंग होते हैं उनके पास 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग के पास 2 लोब होते हैं। यहाँ पे ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। तो 1 2 3 ये 3 लोब दिख रहा होगा आपको, और इधर 2 ही लोब है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अपर वाले को क्या बोलते हैं, सुपेरियर लोब, और बीच वाले को मिडिल लोब, और नीचे वाले को इन्फेरियर लोब। और इसमें एक सुपेरियर लोब होता है और इन्फेरियर लोब होता है। तो ये 3 लोब हो गए राइट के और 2 लोब्स हो गए लेफ्ट के। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, राइट लंग वेग अबाउट 625 ग्राम एंड लेफ्ट लंग वेग अबाउट 575 ग्राम। जो राइट लंग का वेट होता है वो 625 ग्राम होता है, और लेफ्ट लंग का वेट कितना होता है, 575 ग्राम होता है। बोथ ऑफ दिस लंग रेस्ट ऑन डायफ्राम। दोनों लंग जो है हमारे वो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है, मतलब डायफ्राम के ऊपर रहता है। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे डोम शेप में है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ये दोनों लंग्स उस पर लाई करता है। उसके बाद आता है प्लूरा।
जो लंग्स का कवरिंग होता है ना, मान लीजिए ये लंग्स है हमारा दोनों, तो इसका जो कवरिंग होगा आउटर कवरिंग, इसको हम बोलते हैं प्लीउरा। यहाँ दोनों लंग्स के पास होता है प्लीउरा। प्लीउरा बेसिकली दो होते हैं, एक होता है विसरल प्लीउरा और एक होता है पेराइटल प्लीउरा। तो वो हम आगे देखते हैं इसके बारे में। प्लीउरा इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ लंग। जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन विच लाइज द लंग। जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं ना, प्लूरा दो होते हैं, एक पेराइटल और एक विसरल। तो जो आउटर होते हैं वो पेराइटल होते हैं और जो इनर वाले होते हैं वो विसरल प्लूरा होते हैं। दोनों लंग्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और दोनों प्लूरा के बीच में कैविटी होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये प्लूरल फ्लूइड हमारे लंग्स को वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है और डैमेज नहीं होने देता है, अच्छा खासा फ्रिक्शन हो, इसलिए वो प्लूरल फ्लूइड इसमें होता है। उसके बाद आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होता कहाँ पे है? तो बेसिकली जो ये हमारा लंग्स है ना, ये लंग्स में ही यहाँ पे एल्वियोलाई होता है। ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ से इसको निकाला गया है। तो जूम करके आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। लंग्स में अगर कोई भी पूछे कि गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो वो एल्वियोलाई में होगा, लंग्स में एक्सचेंज। और वहाँ से क्या होगा कि एक्सचेंज होने के बाद फर्दर हमारे ब्लड के थ्रू वो टिश्यू तक वो पहुंच जाएंगे, जो भी ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से हमारे यहाँ पे एल्वियोलाई में एक्सचेंज होके वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू। अब है एक डायफ्राम। डायफ्राम का मेन काम क्या है? अभी आपको डायफ्राम बताए थे हम डायग्राम में। तो डायफ्राम डोम शेप का होता है, मस्कुलर और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि सेपरेट करता है हमारे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। जो चेस्ट है ना उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी और जो नीचे है वो एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये दोनों को अलग अलग करता है और हमारे दोनों लंग्स भी उसी पे रेस्ट करता है। मेनली इट हेल्प्स टू ब्रीथ इन एंड आउट। ये हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं जो हमारे डायफ्राम होते हैं। अब देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इतना पढ़ने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये मेन फंक्शन हो जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूवल ऑफ वेस्ट गैसेस, हमें हमारे बॉडी से जो वेस्ट गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ नाइट्रोजिनस गैसेस है वो भी रिमूव होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू थ्रू ब्लड। ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी टिश्यू तक पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो ये कुछ फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको काफ़ी सारे मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे इस पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे वो लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।